जय हिंद दोस्तों, लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महिला सशक्तिकरण के इस विषय में आज हम डिस्कस करेंगे महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को। जी हाँ दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट पर डिस्कस करेंगे। बहुत समय से आपकी डिमांड कंटिन्यू बनी हुई थी कि सर आपने सिलेबस तो एनालाइज करवा दिया है बट इसकी क्लासेस अभी तक कंटिन्यू नहीं की है। तो दोस्तों इसी के लिए आज से अब हम क्लासेस कब कंटिन्यू कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी इससे पहले एक सेशन हो चुका है दोस्तों जहां से हम बात की थी महिला सशक्तिकरण के इतिहास पर, अर्थात कि इस विषय की शुरुआत हम जो है इससे एक सेशन पहले कर चुके हैं। और इस सब्जेक्ट में, इस विषय में संभवतः दोस्तों ज्यादा सेशन नहीं होंगे, मैक्सिमम 10 सेशन के अंदर अंदर हम इस पूरे विषय को ही कवर कर लेंगे। और अब आपका फाउंडेशन का दौर प्रारंभ हो चुका है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं तो भी ध्यान से सुन ले, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों का फाउंडेशन अब अगले 1 तारीख के बाद से दोस्तों प्रारंभ हो जाएंगी। सभी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। बीए फर्स्ट ईयर की भी कंटिन्यू, सेकेंड और थर्ड ईयर की तीनों की फाउंडेशन क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपके उनको भी कवर किया जाएगा। और लिटरेचर वाले स्टूडेंट उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, अभी भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, समथिंग 1 महीना कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट हैं। अच्छा, जो अन्य स्टूडेंट हैं, बीए नहीं है बल्कि कोई बीकॉम वाले स्टूडेंट भी अभी फिलहाल फॉलो कर रहे हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट भी फॉलो कर रहे हैं, या बीबीए वाले हैं, बीसीए वाले हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रहे कि सेकेंड ईयर में आपका भी फाउंडेशन के अंतर्गत आपके लिए भी सेम विषय है। ये जो सेशन हमारे हो रहे हैं ये आपके लिए भी उतने ही रूप से उपयोगी साबित होंगे जितने कि बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे दोस्तों हमारे सेशन की, डायरेक्टली अब मूव करेंगे सेशन पर। और अब मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, फाउंडेशन कोर्स है, आधार पाठ्यक्रम है, जिसका एक सब्जेक्ट है महिला सशक्तिकरण। काफी डिमांड थी आप लोगों की, इस कारण से इस सेशन को काफी शॉर्ट और कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करते हुए मैं आपको सामने इसको लेकर के आने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आसानी से एक कहानी के रूप में समझ आता चले। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले उन सभी नए स्टूडेंट्स का वेलकम करते हुए उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। दोस्तों याद रहे कि हमारे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना, वो सारे सब्जेक्ट यहां पर आपको यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो सभी सब्जेक्ट हमारे क्रम अनुसार आपको देखने को मिल जाएंगे। जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है उस सब्जेक्ट के सभी लेक्चर आप क्रम अनुसार देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रत्येक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है, वहां से आप आसानी से डाउनलोड करके एग्जाम के टाइम पे आप उसका रिविजन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, एक नजर यहां पर डाल लीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि 10 सेशन में हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, 10 लेक्चर मात्र में हो जाएगा। ये आज तीसरा लेक्चर होने जा रहा है, मैक्सिमम 7 लेक्चर इसके बाद और आएंगे। इसी के साथ में आपका महिला सशक्तिकरण वाला पार्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। कल वाले सेशन में हमने बात की थी हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट इन इंडिया पर, ठीक है ना। और आज चूंकि दोस्तों हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट पर, अर्थात कि भारत में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा पर, ठीक है ना। तो दोस्तों थर्ड जो लेक्चर होगा वो भी देख लीजिए एक बार यहां पर, उसमें हम जो है डायमेंशन पे बात करेंगे, है ना। महिला सशक्तिकरण का क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, उन डायमेंशनों पर हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग। तो जान लेते हैं कि आज के सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा अवधारणा वाला जो सेशन है ना, इस सेशन को हम इन 4 बिंदुओं के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। 4 बिंदुओं में क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले देखिए आप देखेंगे अवधारणा को, है ना। इस अवधारणा को आप एक तरह से व्याख्या भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण का एक्चुअल में अर्थ क्या है ना, क्या मतलब होता है महिला सशक्तिकरण का। उसके बाद देखेंगे कि हमारी समाज में, नंबर 3 में देखेंगे कि हमारी समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, या कहे कि हमारे राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए महिला का सशक्त बनना कितना महत्वपूर्ण है, अर्थात कि महिला सशक्तिकरण के महत्व पर चर्चा होगी। और बाद लास्ट में हम पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण की हमें आवश्यकता क्यों है। क्लियर है? तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हमारा सेशन आज का होने जा रहा है कंप्लीट।
ठीक है ना। चलिए एक एक पॉइंट करके दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, कुछ भी रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से सुनते चलिए, कुछ भी नोट डाउन करने की भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। पेन कॉपी अगर लेकर बैठे हो तो आप सिंसियर स्टूडेंट है, लेकिन आवश्यकता नहीं है, साइड में कर दीजिए उनको, क्योंकि मैं आप लोगों को ये हूबहू जो आपकी क्लास नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करता हूं, जिसे आप डाउनलोड करके अपने अध्ययन को और बेहतर बना सकते हो और बहुत अच्छे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, जैसा कि निरंतर पिछले 2 सालों से हमारे स्टूडेंट लेकर भी आ रहे हैं। क्योंकि अभी हमने सिर्फ राजनीति विज्ञान को पूरी तरह कंप्लीट करवाया है इस प्लेटफॉर्म पर, और जिन स्टूडेंट्स ने भी हमारे साथ राजनीति विज्ञान पढ़ी है उनके मार्क्स देख लीजिए दोस्तों, उनके जो मार्कशीट है ना उसकी फोटो खिंचवाकर मंगवा लीजिए, उसके मार्क्स देख लीजिए। सभी सब्जेक्टों में सबसे बेहतर मार्क्स उनके पॉलिटिकल साइंस में ही देखने को मिलेंगे। इवन 80 to 85 to 90 तक के मार्क्स अचीव किए हैं उन्होंने, परसेंटेज का बता रहा हूं मैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। चलिए महिला सशक्तिकरण की अवधारणा की दोस्तों बात करें, अवधारणा की अगर बात करें तो अवधारणा में हमें क्या लिखना होगा, जैसा कि हम प्राचीन काफी हमारे क्लास के इतिहास की अगर बात करें तो हमारी इस क्लास के इतिहास के ऐतिहासिक दौर से ही हम बात करते आए हैं व्याख्या की, है ना, कि किसी भी प्रश्न की शुरुआत, उत्तर की शुरुआत करने से पहले अगर वो दीर्घ प्रकृति का प्रश्न है तो आपको सबसे पहला आपका पॉइंट होना चाहिए व्याख्या का, जिसमें आप उस टॉपिक के संबंध में सामान्य जानकारी आप उस व्याख्या में रखेंगे, जिससे एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उस व्याख्या वाले पॉइंट को पढ़ करके ये अनुमान लगा ले कि आपको उस टॉपिक का पूर्ण ज्ञान है। क्लियर है? तो इसके माध्यम से उस पर बहुत शानदार इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको अच्छे नंबरों की प्राप्ति होती है। क्लियर है? आइए तो महिला सशक्तिकरण की दोस्तों बात करें तो इसकी अवधारणा, तो ये अवधारणा क्या है, ये व्याख्या क्या है, कुछ भी नहीं दोस्तों, बस इतना याद रखिए कि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का मतलब सिर्फ इतना है कि महिलाओं को भी हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक कहें या मानसिक कहें, प्रत्येक क्षेत्र में उनको भी मजबूत बनाए, सशक्त बनाए, जिससे उनकी निर्भरता समाज में, उनकी पुरुषों पर निर्भरता समाप्त हो जाए। और इसी कार्य के लिए चूंकि ये महिलाओं की अशक्तता की या महिलाओं की निर्भरता की जो समस्या है ना, ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि ये तो पूरे विश्व में ये समस्या आज भी व्याप्त है। कुछ देशों को छोड़ दें तो, जो आज विकसित राष्ट्र है, जो अपनी महिलाओं को सशक्त बना चुके हैं, उन राष्ट्रों को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों कई देश ऐसे हैं जहां पर आज भी महिलाओं से संबंधित समस्याएं पूरी तरह से रग रग में व्याप्त है देश के, और जिस कारण से वो देश विकास नहीं कर पाता है। तो ये समस्या जैसा मैंने बताया कि एक राष्ट्र मात्र की नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व की है। इसी कारण से सभी देशों ने मिलकर के इस समस्या को विश्व आर्थिक मंच पर भी रखा है, विश्व आर्थिक मंच पर रखा है। और इसी विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट आती है दोस्तों, एक रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट का नाम होता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। क्या नाम होता है उस रिपोर्ट का? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। और इस रिपोर्ट में बताया गया, हमें हमारी औकात दिखाई गई है, भारत के लोगों की औकात दिखाई गई है कि आप लोग किस स्थान पर हो। इस ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में बताया गया है कि भारत महिलाओं के मामले में 87वें स्थान पर है। सोचिए 87वें स्थान पर है दोस्तों हम लोग, है ना, बहुत नीचे। इसका मतलब ये होता है कि हम आज भी बहुत नीचे, आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। महिलाओं को उनके अधिकार देने के मामले में आज भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जो लैंगिक असमानता हमारे यहाँ पर रग रगों में या घर घर में या परिवार में जो व्याप्त है ना, उसको समाप्त करना बहुत आवश्यक है। अगर हम इस असमानता को समाप्त नहीं कर पाए तो भूल जाइए कि आप किसी भी प्रकार से दूसरी या तीसरी इकोनॉमी बन पाएंगे। भूल जाइए आपकी $5 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी बन पाएगी, या भूल जाइए कि कभी आप विकसित भारत का नाम कभी सुन पाएंगे, है ना। जो आज आपका विकासशील चला रहा है, इसी में पड़े रहेंगे, इसी में आपका जीवन कट जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां भी इसी में पिसकर चली जाएंगी, इसी में रहकर चली जाएंगी, और वो आपको गाली बकेंगी कि यार आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया समय रहते, है ना। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस व्याख्या के वाले पॉइंट से, अर्थात कि अवधारणा वाले इस पक्ष से हमें यह साबित होता है, यह समझ आता है कि महिलाओं की स्थिति को हर संभव प्रयास से इनको सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। आप ऐसा सोचिए कि आपके पास में 2 हाथ है, ठीक है ना, आपके पास 2, अगर आपसे एक हाथ आपका ले लिया जाए, हटा दिया जाए, तो आप एक हाथ से कितना काम कर पाएंगे? संभवतः आपका वर्क आधा हो जाएगा और
कुछ लोग तो आधा भी नहीं कर पाए, लेकिन आधा हो जाएगा। और वही स्थिति तो आज हमारी है कि जो महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे कार्य को बांट सकती है, हमारा साथ दे सकती है, उन्हें हमने एक ऐसे वर्ग में डाल रखा है जिन्हें घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं है। उन्हें हमने तुच्छ समझा हुआ है, उन्हें हमने सिर्फ वस्तु बना के रखा हुआ है, आज से नहीं, काफी पुराने समय से, है ना। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हम अपने राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो हर संभव प्रयास करके महिलाओं को सशक्त करना ही होगा, तभी कहीं जाकर के हम विकास की उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण की अगर अर्थ की हम बात करें तो इसमें कोई अर्थ ऐसा विशेष नहीं है, कोई अर्थ विशेष ऐसा नहीं है कि जिसका एक सिद्धांत आपको पढ़ना है या सिद्धांतिक रूप से आपको इसको जानना है, बल्कि सिंपल सा पक्ष है। देखिए, तात्पर्य का मतलब सिंपल वही होगा कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो वैधानिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में उसे परिवार के स्तर पर, उसे समाज के स्तर पर, उसे राष्ट्र के स्तर पर, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पूरा अधिकार, अर्थात कि निर्णय लेने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। कहानी थोड़ी लंबी हो गई, फिर से रिपीट करता हूं शॉर्ट में। महिलाओं को पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय लेने का समान अधिकार मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? तो महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है, अब कुछ लोग इसमें कुछ लोग है ना यहां पर एक स्टोरी क्रिएट कर लेंगे, तो क्या सर आप जिस तरह से आप इनको मोटिवेट कर रहे हैं, है ना, महिलाओं के पक्ष में इतनी जो स्ट्रांगली बात कर रहे हैं, तो क्या संपूर्ण अधिकार इनको सौंप दिया जाए? क्या चूल्हा चौका अब हम करने लग जाएं, पुरुष करने लग जाए? तो मैंने ऐसा नहीं बोला है, मेरा अर्थ बोलने का ऐसा नहीं है कि महिलाओं को इतनी शक्ति दे दी जाए कि वो दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने लगे, ऐसा इसका अर्थ ये नहीं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं है कि उनको इतने अधिकार दिए जाए कि वो अन्य पर प्रभाव जमा ले, ऐसा नहीं है। बल्कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ तो सिर्फ इतना है कि उस महिला के पास इतनी शक्ति हो कि उसके महत्व को स्वीकारा जाए, उसे इग्नोर ना किया जाए, उसे समान नागरिक और समाज अधिकार की स्थिति प्राप्त हो सके। समझ रहे ना? उसे अन्य नागरिकों की तरह ही अधिकार मिले, उसे समान रूप से अधिकार मिले प्रत्येक क्षेत्र में, है ना। तो इसको बोलते हैं महिला इंपावरमेंट, अर्थात कि महिला सशक्तिकरण। आई होप कि अब तक का ये पक्ष पूरा क्लियर होगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो उनके लिए शक्ति का मतलब ये नहीं है कि ना केवल वो घर के अंदर, बल्कि समाज के प्रत्येक स्तर एवं पक्ष में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उनकी शक्ति के मूल्य और भागीदारी को समाज द्वारा उचित मान्यता भी प्राप्त हो सके। वो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और आज से नहीं, प्राचीन समय से लड़ती आ रही है, और इन्हें इनका अधिकार मिलना ही चाहिए। जब इनको अधिकार मिलेगा दोस्तों, तो हमारा देश क्या, पूरा विश्व 2 गुनी स्पीड से विकास करेगा, डबल स्पीड से विकास करेगा। वही समझ लीजिए ना कि आपके पास एक हाथ है, अगर एक हाथ आपको वापस से मिल जाए तो आप किस स्पीड से काम करेंगे? क्लियर है? और भी पक्ष आपको इससे संबंधित आगे देखने को मिलेंगे। आइए इसके महत्व की बात कर लेते हैं। इसकी महत्व की, महिला सशक्तिकरण के महत्व की दोस्तों चर्चा करें तो इसका महत्व तो यार देखिए इतना है कि अगर विश्व मंच पर इसके बारे में बातचीत की जा रही है, अगर पूरी दुनिया एक साथ बैठ करके इस चिंता पर बात कर रही है ना, तो समझ जाइए कि महिला सशक्तिकरण कितना आवश्यक होगा हम लोगों के लिए, कितना इसका महत्व होगा। आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से उनको देखने का प्रयास करते हैं। क्या महत्व होगा भैया? सबसे पहले तो समाज का विकास होगा। अच्छा, महिलाओं को सशक्त बनाने से समाज का विकास कैसे होगा? मेरे कुछ पितृसत्तात्मक मानसिकता रखने वाले दोस्तों का ये विचार हो सकता है, तो जान लीजिए कैसे होगा। महिला सशक्तिकरण के कारण या महिला सशक्तिकरण से महिलाओं या समाज का विकास इस प्रकार होगा कि दोस्त देखिए, समाज का जो मुख्य लाभ होता है ना, ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अगर हमें अपने देश को शक्तिशाली बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को महिलाओं को सशक्त करना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। अगर महिला शिक्षित होगी, समझिएगा, अगर महिला शिक्षित होगी तो वो अपने परिवार को पढ़ा लिखा बनाने में अपनी पूरी कोशिश करेगी। महिला शिक्षित होगी तो, जिसके चलते हमारे देश में क्या होगा, पढ़े लिखे नौजवान हमें मिलेंगे। वो जब ये पढ़े लिखे नौजवान हमको प्राप्त होंगे तो ये हमारे देश के विकास में योगदान करेंगे, है ना। यहां से आपको पुरानी बातें याद आ रही होगी कि एक बच्चे के लिए उसकी प्रथम जो गुरु होती है ना, कौन होती है? उसकी माँ होती है
क्यों? क्योंकि उसको प्रथम शिक्षा मिलती है वो अपनी माँ से मिलती है। इसलिए माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है समाज में, और पढ़ा लिखा शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और उसे शिक्षित करने के लिए उसे सशक्त करना होगा, उसे जगाना होगा, उसे उसके अधिकार याद दिलाने होंगे, तब कहीं जाकर के दोस्तों हम किसी प्रकार से अपना विकास कर पाएंगे। अगला जो हमारा बेनिफिट है वो है घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा से तो अब आप कुछ अपरिचित तो है नहीं इससे। घरेलू हिंसा एक ऐसी हिंसा है या एक ऐसा कृत्य है जो जिसको सुनते ही ना एक घृणा सी आती है, जहां पर पति पत्नी पर अत्याचार करता है ना, जो कि नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ अनपढ़ महिला ही इस घरेलू हिंसा का शिकार होती हो, नहीं, पढ़ी लिखी महिला भी शिकार होती है, इसके शिकार होती है। लेकिन डिफरेंस इन दोनों में इतना होता है कि पढ़ी लिखी जो महिला होती है ना, वो उस हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उस हिंसा के खिलाफ हिम्मत रखती है के खिलाफ आवाज उठाने की। लेकिन अनपढ़ महिला उस हिंसा को घर बैठ करके डर के मारे उसे बर्दाश्त कर लेती है। अगर पढ़ी लिखी महिला होगी तो उस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएगी और अपने अधिकारों की मांग करेगी सार्वजनिक रूप से, जिससे हिंसा में तुरंत कमी आएगी। चलिए, अगला जो लाभ है आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर बनाना जी हाँ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे देश में लड़कियों को बचपन से ही एक मेन चीज सिखाई जाती है कि भैया क्या करोगे बड़े होकर के, है ना, घर की चार दीवारी में रहना है और घर की देखभाल करनी है, ठीक है ना। शादी से पहले यहां पर, शादी के बाद वहां पर, काम आपको वही करना है, तो क्या करोगे पढ़ लिख करके, है ना। ये हमारी एक मानसिकता है जो काफी लंबे समय से चली आ रही है। और सिर्फ आज ही नहीं, पुराने समय में नहीं, आज भी, वर्तमान में भी, आज भी जाइए किसी गांव में, आज भी गांव में, वहां पर आपको ये कहते हुए सुनाई दे देगा कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा, पढ़ाई लिखाई में कोई फायदा नहीं है, लड़कियों को पढ़ा लिखा करके कुछ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उन्हें काम सिखाइए ताकि वो आगे अपना काम संभाल पाए। ये एक सामान्य सी कहावत है जो गांवों में बोली जाती है, और आज भी उनको यही सिखाया जाता है, और उनकी मानसिकता आज भी यही है ना। तो वहां पर जो है पढ़ाई लिखाई अर्थात कि एजुकेशन से ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है दोस्तों? काम को दिया जाता है। देश में अशिक्षित लड़कियों के होने का मतलब है कि हमारी 40% आबादी, मतलब हमारा एक हाथ अशिक्षित है, काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज हो गया है एक हाथ, ये समझ लीजिए, एक हाथ बस एक्टिव है, समझिए ना। 100% में से अगर 40% लोग ऐसे हो जो काम नहीं कर रहे हो, तो जो 60% लोग हैं वो कितना काम करेंगे? उन 40% लोगों भी अगर उठकर खड़े हो जाए काम करने के लिए, तो सोचिए हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर हम अपने देश की लड़कियों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देंगे तो फिर भूल जाइए, है ना। एक तरीके से आप आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन कोई आजादी आपके पास नहीं है। पहले अंग्रेजों की गुलामी थी, आज आप किसी और की गुलामी कर रहे हो, वो संभवतः कर रहे हो। आप उठिए, देखिए, आज आप स्टूडेंट है इसलिए आपको शायद इन चीजों का ज्यादा महत्व पता नहीं होगा, लेकिन जो कामकाजी पुरुष है, जो कामकाजी व्यक्ति है, उसको देखिए। वो सुबह उठता है, दिनचर्या वाला काम करता है, फटाफट काम करेगा, और उसके मुंह से कोई 50 बार, तब सुबह से उठने से लेकर के तैयार होने तक 50 बार उसके मुंह से ये सुनने को मिल जाएगा कि मैं लेट हो रहा हूं, जल्दी करो, लेट हो रहा हूं, है ना। फटाफट अपने काम पर निकलेगा, शाम को आएगा, ठीक है ना, खाना खाएगा, सो जाएगा, फिर सुबह उठेगा, यही रिपीटेशन वो पूरी जीवन भर चलता है। तो बताइए क्यों जीवन है? नहीं है जीवन। वो कल अंग्रेजों की गुलामी थी, आज किसी और की गुलामी कर रहा है, दैट्स ऑल, कर तो रहे ना। तो अगर इस गुलामी से निकलना है दोस्तों, तो हमारे एक हाथ को जो पैरालाइज है ना, उसको ठीक करना होगा। मतलब जो 40% हमारा हिस्सा है महिलाओं वाला, उनको खड़ा करना होगा, उन्हें हमारे बराबर का स्थान देना होगा, तब कहीं जाकर के हम महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे। और महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम भी आत्मनिर्भर बन पाएंगे, क्योंकि उनको अगर हम आत्मनिर्भर बनाएंगे महिलाओं को, तो हम भी आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ये तो इतिहास भी गवाह है। और इतिहास पर तो मत जाइए ना यार, आप किसी राष्ट्र को देखिए जो हमारे सामने विकसित हुए हैं, और ज्यादा दूर मत जाइए। आज हम समझते हैं ना दोस्तों, जब हमको कभी खुश होना है तो हम कहां देखते हैं? पाकिस्तान की ओर देखते हैं। और जब हमें कभी मोटिवेट होना होता है तो हम चीन की ओर देखते हैं। क्यों? मोटिवेट होना होता है तो चीन की ओर क्यों देखते हैं? क्योंकि चीन हमारे बाद आजाद हुआ था, और आज देखिए उसकी इकोनॉमी को कहां पहुंच गई है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आज हम वहीं पड़े हुए हैं। हालांकि विकास कर रहे हैं, लेकिन क्या उस गति से कर पाए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्रत्येक पक्ष पर ध्यान दिया, और जो समस्याओं से आज हम लड़ रहे हैं ना, उन समस्याओं को बहुत पहले खत्म कर चुका है।
ठीक है ना। तो कहीं हम इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वास्तविक रूप से अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो प्रत्येक पक्ष पर हमें ही नहीं बल्कि प्रत्येक राष्ट्र को इन पर ध्यान देना परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ये देखने में, सुनने में, बोलने में बहुत छोटी बातें लगती है, लेकिन ये छोटी बातें नहीं है। चलिए, गरीबी कम करना या गरीबी कम करने के क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो दोस्तों आज देखिए पूरे विश्व में आज महंगाई का दौर चल रहा है। अगर इस महंगाई के दौर में अगर हम बात करें तो अगर एक परिवार में एक पुरुष कमाने वाला है तो उस एक पुरुष की कमाई से पूरा घर नहीं चल पा रहा है। अब अगर ऐसी स्थिति में उस परिवार की महिला भी उस पुरुष के साथ कमाने लग जाए तो सोचिए क्या गरीबी बच पाएगी? क्या वो गरीबी का कुचक्र नहीं टूटेगा? है ना। तो इस प्रकार से अगर महिलाएं भी शिक्षित होंगी, सशक्त होंगी, शिक्षित होंगी और कामकाजी होगी तो अपने परिवार को दृढ़, मजबूत और विकास, उस परिवार का विकास करने में वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्योंकि जिस क्षेत्र में पुरुष कार्य नहीं कर सकता उस क्षेत्र में महिला कार्य कर सकती है। महिला बाहर भी कामकाजी हो सकती है, घर के अंदर भी हो सकती है। डबल भूमिका, दोहरी भूमिका का निर्वहन करती है महिलाएं। क्लियर है। अगला पक्ष है प्रतिभाशाली। और इस प्रतिभाशाली पक्ष से एक चेहरा जो है आप भी जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है। आज इस चेहरे से हर कोई परिचित है, माफ कीजिएगा, वो चेहरा आगे देने वाला हूं मैं, आगे बताने वाला हूं, आगे आएगा। प्रतिभाशाली में दोस्तों आज हमें जब प्रतिभाशाली पक्ष याद आता है ना, और वो भी महिलाओं से जुड़ा हुआ, तो शायद ये पिक्चर गलत लग गई है, कोई बात नहीं, चलाएंगे इसको भी। देखिए, जब कोई प्रतिभाशाली पक्ष अगर महिलाओं से जुड़कर आता है ना तो आज वर्तमान में ना हमें एक चेहरा याद आता है। कौन आता है दोस्तों? आज हमें हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट साहब याद आते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। आप सोच भी नहीं सकते कि किस क्षेत्र से उठ करके उन्होंने प्रेसिडेंट तक का, राष्ट्रपति तक का सफर तय किया है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सशक्त हुए। और ये उदाहरण है हमारे लिए, ये सबक है हमारे लिए कि अगर हम अपनी महिलाओं को शिक्षित कर पाए, सशक्त कर पाए तो हर एक चेहरा हमें हर एक क्षेत्र में नजर आने लगेगा। जैसे कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पर बैठकर आज पूरे देश के उस पद को गौरवान्वित कर रही है। ठीक है ना। तो इसलिए प्रतिभाशाली बनाना बहुत आवश्यक है। तो कई ऐसी लड़कियां होती है दोस्तों, कई ऐसी बालिकाएं होती है जिनमें बहुत ज्यादा प्रतिभाएं होती है, बल्कि पुरुषों से ज्यादा प्रतिभाएं होती है। लेकिन समस्या रूढ़िवादिता, परंपराएं, बाहर नहीं निकलना, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या, है ना। लेकिन उनको मार्गदर्शन ना मिल पाने के कारण वो अपनी प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाती, उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, शिक्षा नहीं मिल पाती है। और ये मार्गदर्शन ना मिलना, शिक्षा ना मिलने का रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? वही हमारी परंपरा, जो समाज की परंपरा चली आ रही है ना, कि उनके साथ में प्रतिबंध इतने ज्यादा लगा दिए जाते हैं उन पर कि वो आसानी से हर किसी से अपना मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकती, वो शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकती, है ना। किसी न किसी के निरीक्षण में उनको शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं होती है। तो इस कारण से वो अपनी प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाती है। इसलिए अगर महिलाओं का सही तरह से अगर सशक्तिकरण करना है तो महिलाओं के हुनर को पहचानना होगा और उसमें उस हुनर को पहचानने में उनकी हमें मदद करनी होगी। तब कहीं जाकर के महिलाएं प्रतिभाशाली बन पाएंगी, जो हमारे देश के विकास में पूरी तरह से हमारे कदम से कदम मिला करके हमारे साथ चल पाएगी और हमें सशक्त बना पाएगी। एंड आई होप कि ये पांचों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं जिसमें हम बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? तो इतने पूरे अध्ययन में अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम इस पर जोर क्यों दे रहे हैं, है ना। महिला सशक्तिकरण पर एक्चुअल में इतना जोर क्यों है? देखिए, ये अब आ रहे हैं, आवश्यकता क्यों है। अगर प्रत्येक महिला को हमें यह स्थान देना है ना, तो महिला सशक्तिकरण लाना पड़ेगा, महिला सशक्तिकरण लाना पड़ेगा। क्यों? इनसे बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि आज की इस पूरे राजनीति में कहीं से कहीं तक आपको मिल जाए। इस पूरे विषय में इनसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता, है ना। तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? वो इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपनी प्रत्येक महिला को, हम अपने जितनी भी स्त्रियां हैं, भारतीय स्त्रियां या कहीं पूरे विश्व की हम तो बात करते हैं, क्योंकि हम जो है वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हैं, है ना, वसुधैव कुटुंबकम की। तो दोस्तों जितनी भी महिलाएं हैं उनको हम ये स्थान प्राप्त करवा पाए,
इस कारण से हमें महिला सशक्तिकरण की परम आवश्यकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण से उनमें अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानने की शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति के माध्यम से वो एक पूर्ण नागरिक के रूप में देश की सेवा कर सकती है, मानवता की सेवा करने में हमारा सहयोग कर सकती है। अपनी क्षमताओं के अनुरूप वे अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने समाज के प्रत्येक स्तर पर अपनी एक सकारात्मक छवि का निर्माण कर सकती है। अपने अंदर आत्मविश्वास को भी वो जगा सकती है। उनमें क्षमताओं का इतना विकास हो सकता है कि किसी भी समस्या से वो स्वयं निपट सकती है, किसी पर निर्भर नहीं होगी, किसी पुरुष प्रधान पर निर्भर नहीं होगी। लेकिन उससे पहले हमें अपने पुरुष प्रधान वाली जो मानसिकता है या पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है हमारे अंदर, उस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। उस मानसिकता की गुलामी की जंजीरों को पहले हमें तोड़ना होगा, तभी कहीं जाकर के जो है दोस्तों हम इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा पाए। और वास्तविकता तो यह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को तो साइड में कीजिए, अभी पहले खुद तो सशक्त हो जाइए। अपनी खुद की जो तीक्ष्ण मानसिकता है, जो तुच्छ मानसिकता है ना, उस मानसिकता को बाहर निकालने के लायक तो बनिए। जब आप उस तुच्छ मानसिकता से बाहर निकल के आ पाएंगे, तभी कहीं जाकर के आप इस प्रकार के महान कार्य कर पाएंगे। इन अपने ही एक वर्ग को, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसको हमने तुच्छ समझा हुआ है, उस वर्ग के विकास में हम अपना योगदान दे पाएंगे। वो योगदान कब? जब हम हमारी जो घृणित मानसिकता है, जब तक उससे मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक ये कार्य हम नहीं कर सकते। हम अर्थात कि मैं पूरे विश्व के पुरुषों से बोल रहा हूं, है ना। हम सिर्फ में हम आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, बल्कि संपूर्ण पुरुष समाज के लिए यह मैसेज है। इस कारण से महिला सशक्तिकरण की परम आवश्यकता है। बिना महिलाओं के हम उज्जवल भविष्य की कामना तो भूल जाइए, कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना महिलाओं के, बताइए क्या महिलाओं के बिना ये संसार चल सकता है? ये दुनिया चल सकती है? नहीं। तो जब महिलाओं का स्थान इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर उस महत्व को हम क्यों नहीं मान रहे? हम जानते हैं कि इनका बहुत महत्व है, इनके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती है। तो जब हम जानते तो हैं, लेकिन हम इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं मानते इनके महत्व को ना? वो कई प्रकार की हमने प्रथाएं बना रखी, कई प्रकार की प्रथाएं, और आज से नहीं, पुराने समाज से बना रखी है कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना है, उनको पर्दे में रहना है। और आज भी वर्तमान में भी, है ना, वर्तमान में भी कई जगह देखने को मिल जाएगा। आज भी जो है, मैं दोस्तों, मेरे पास में कई सारे स्टूडेंट मुझसे डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कनेक्टेड है। तो जब मुझसे कोई गर्ल्स स्टूडेंट बात करती है व्हाट्सएप वगैरह पे या कॉल के माध्यम से भी, तो उनमें भी कई प्रकार से इस प्रकार की मानसिकता देखी जाती है। कहीं ना कहीं वो अपनी बेड़ियों में बंधी हुई है ना, वो खुल के बात नहीं कर पाती। फिर ऐसा नहीं है, ये एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है, आप अपनी पूरे मन की बात यहाँ रख सकते हैं, ताकि आपको भी एक सशक्त होने का मौका मिले, है ना। तो ये जो हमारी जो घृणित मानसिकताएं हैं कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको पर्दे में रहना चाहिए, उनको तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए, बल्कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए तो सामाजिक अपराध है ना, कम उम्र में शादी कर देना चाहिए, ये सब क्या है यार? यहां से एक सवाल हमारे मन में उठना चाहिए, क्या वाकई में महिलाएं इस लायक है? क्या वाकई में महिलाओं को उनका कोई व्यक्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं है? क्या उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और अगर मिलना चाहिए तो फिर दीजिए महिला सशक्तिकरण, दीजिए आप भी उसमें सहयोग, है ना। और ये महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक राष्ट्र का विषय नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक व्यक्ति का विषय है, प्रत्येक व्यक्ति का विषय है। हर एक पुरुष को चाहिए कि वो महिला सशक्तिकरण के इस कार्य में अपना योगदान दे। शुरुआत अपने घर से करें, बाहर से नहीं, अपने घर से करें। आपके घर में जो महिलाएं हैं उनको महत्व दीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनको ताकतवर बनाइए, उनको शक्ति दो, ताकि आपसे कम ना रहे। और फिर देखिए आपसे भी आगे बढ़ने की क्षमता उनके अंदर आपको दिखेगी। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार दोस्तों हमारे समाज में औरतों की आवाज को आज से नहीं, प्राचीन समय से दबा दिया जाता है। जब भी औरत कोई महिला आगे आकर के अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास करती है, उनको दबा दिया जाता है। इसलिए उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिसके जरिए महिलाओं को पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो आर्थिक मंच पर या कहे कि विश्व मंच पर महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की कई प्रकार की डिमांड चल रही है, ताकि वो दुनिया के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर के काम कर सके और अपनी जिम्मेदारियां समझ सके और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन एक पुरुष के समान ही कर सके।
क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक पूरा समझ भी आया होगा और एक नई जागृति आपके मस्तिष्क में भी आई होगी कि नहीं यार, कहीं ना कहीं यहाँ जो है हम वास्तविकता से थोड़े से दूर थे और हमें ये कार्य करना चाहिए। एक बार दोस्तों थोड़ा सा और सेशन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में थोड़ा सा गहराई से विचार कीजिएगा जो आज हमने बातें की है इसमें कितनी सच्चाई है ना, वो क्या वास्तविक रूप से हम कितने पिछड़े हुए हैं। एक बार थोड़ा सा विचार कीजिएगा, आपको इस बारे में खुद समझ आएगा कि यार वाकई में इसका महत्व कितना है और इस कार्य में जिस बात की हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को सशक्त बनाने की, वो वास्तविक रूप से इसका कितना महत्व है ना। और इसकी झलक आपको आपके परिवार से देखने को मिलेगी ना, सशक्तिकरण की झलक आपको परिवार से देखने को मिलेगी। अगर आप पारिवारिक स्तर पर अगर महिलाओं को सशक्त बनाना प्रारंभ करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको परिवार में ही देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले सेशन हो दोस्तों होगा हमारा डायमेंशन पर। तो भारत में महिला सशक्तिकरण के डायमेंशन क्या क्या है, क्या क्या आयाम है, उन पर अब हम चर्चा करेंगे तुरंत अगले सेशन में। अगला सेशन संभवतः आज ही होने वाला है, आज ही होगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।